नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम 7वीं विषय विज्ञान, जिसमें हमने पाठ 1 की शुरुआत की थी। अब हम 1.4 मृतजीवी अपने बाजार के छत्रक मशरूम बिकते देखे होंगे, जो चित्र 1.7 में दिए गए। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी टहनियाँ अथवा तनों या छाल पर छत्ते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार से पोषकों की आवश्यकता होती है और वे कहाँ से प्राप्त होता है। अब हमें यहाँ पे क्रियाकलाप 1.2 दिया गया है। ब्रेड का एक रोटी का टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना न दिखाई देने लगे। जो चित्र 1.8 में ये धब्बे किस रंग के हैं और किसकी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए और बहुत संभव है कि आपको कोई रुई से धागे की समान संरचना दिखाई पड़े। यह जीव कवक या फजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी यानी सड़ने वाली वस्तुएं जैव पदार्थ की सतह पर कुछ पाचन रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते। तत्पश्चात वे इस विलय का भोजन करते हैं। चलिए अब आगे के रूप में अवशोषण करते हैं और इस प्रकार की पोषक प्रणाली को जिसमें जीव की मृत एवं विघटित जैव पदार्थ के पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव को मृतजीवी कहलाते हैं। कवक, फजाई अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थ पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है और इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। अपने अभिभावक से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। तो देखिए हमें क्या देखने को मिलता है, कवक, अचार, चमड़ा, कपड़े तथा अन्य चीज़ों पर हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वर्षा ऋतु में क्या हो जाती है, अनेक चीज़ें मतलब नष्ट हो जाती है। तो ये मृत जीवी कहलाते हैं। चलिए, सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? तो हमें देखिए, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। सहजीवी संबंध कहलाते हैं। अब सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना पोषण बांटते हैं। उदाहरण में कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं और वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं। बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदारी होती है। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। और शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। अब लाइकेन में क्या कहा गया है? लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदारी होती है, एक तो कवक, दूसरा शैवाल। तो दोनों में क्या हमें अंतर देखने को मिलता है। चलिए अब 1.5 मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली के बगीचे के लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हो कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? चलिए, आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा में खनिज पोषक तत्व अवशोषित करता है, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने वाले के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए आगे
मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध कराने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो तो परंतु पादप का इसका उपयोग उस प्रकार से करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलय के रूप में अवशोषित कर सकते हैं, जैसे कि कुछ जीवाणु राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडल नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। इसके बदले में पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीव संबंध होता है। सहजीव संबंध मतलब हमने जैसे आगे देखा था, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर पोषक बनाते हैं। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनिक उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्य तो उर्वरकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस अध्ययन में आपने पढ़ चुके हैं कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषक प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषक प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं, अतः उन्हें विषम पोषी के रूप में भी सामूहिकृत किया जाता है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषम पोषी है? ठीक है, चलिए आपका ये पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके अभ्यास के जितने भी प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं।